सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, शुक्रिया आपने इतना कीमती समय निकाला। दरअसल आज का और कल का दिन जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि जो निजाम है अमेरिका का वो बदलने वाला है और पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। और कई देश भयभीत भी हैं कि क्या कुछ होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। और वो अगले 48 घंटों में पता चल जाएगा क्या कुछ होने वाला है। लेकिन सर, जिस प्रकार से शपथ ग्रहण डोनाल्ड ट्रंप का वहां पर भारत को नहीं बुलाना, नेतन्याहू को नहीं बुलाना, फ्रांस को नहीं बुलाना, पुतिन के साथ बड़ी अच्छी बातचीत की पैरवी करना लेकिन पुतिन को भी नहीं बुलाना, जेलेंस्की को नहीं बुलाना लेकिन अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को बुलाना या शी जिनपिंग को बुलाना, इटली की प्रधानमंत्री को बुलाना, क्या संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने देने की कोशिश की है? क्या जो उनकी विचारधारा के साथ मेल खा रहे हैं उन लोगों को बुलाया गया है, या कुछ अलग आप देख रहे हैं सर? देखिए राजेश जी, कल जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे टर्म में शपथ लेंगे। जी सर। और दुनिया में ज्यादातर लोगों को ये उम्मीद थी कि ट्रंप के अगेंस्ट में ऑलरेडी इतने केस हैं, वो जीत नहीं पाएगा। लेकिन सबके कयास और अनुमान के बाद भी ट्रंप जीत गए। अब जैसा आपने कहा कि क्या विचारधारा के आधार पे वो अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुला रहे हैं या कोई और कारण है, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब हैं वो बहुत ही प्रेगमेटिक हैं। विचारधारा उतनी महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है, जी क्योंकि जो ट्रंप का विरोध कर रहे थे, जो 6 जनवरी को पहले कैपिटल हिल पे पिछले टाइम उन्होंने आरोप लगाया था कि जो चुनाव है उसमें रिगिंग हुआ है, उसको लेके जो हालात बने थे, तो जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग उनकी आलोचना कर रहे थे उन सबको भी बुलाया है। और जिस तरीके से ये सेरेमोनियल पार्ट को बढ़ाया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका की हिस्ट्री में उद्घाटन के लिए डोनेशन से कलेक्ट हुआ है, लगभग 200 मिलियन। जी तो पिछले टर्म की टाइम में टर्म की सेरेमनी थी, उसमें 100.6 मिलियन हुआ था। तो इस तरह की स्थिति में इतना पैसा इकट्ठा करके, और पहले ये था कि ओपन लॉन में करेंगे, लेकिन वो ठंड की वजह से और ये देखा कि लोग बहुत हैं तो ये सिक्योरिटी रीजन भी दिया गया है, अब क्लोज डोर होगा। जी लेकिन 2,50,000 लोगों ने टिकट ले लिए हैं, तो ट्रंप ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ब्रॉडकास्ट पे देखें, अंदर इतना शायद नहीं आ पाए। तो ये तो सेरेमोनियल पार्ट हुआ। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, ट्रंप ने केवल राष्ट्राध्यक्षों को ही नहीं, फ्रांस में अपोजिशन को बुलाया, ब्रिटेन में जी दोनों मेन पार्टी है उनके लीडर को नहीं बुलाया, थर्ड पार्टी है उसके लीडर को बुलाया है। तो अगर वो कंजर्वेटिव को बुलाते, रूढ़िवादियों को बुलाते, तो ली पेन को बुलाते, ब्रिटेन में भी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर को बुलाते, तो ये कंसिडरेशन उनके लिए नहीं है। वो बहुत प्रेगमेटिक और प्रैक्टिकल हैं। केवल दोस्तों को बुलाना भी ये कंसिडरेशन नहीं है, नहीं तो शी जिनपिंग को इनवाइट नहीं करते वो। जी तो वो एडवर्सरी को भी बुला रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को भी बुला रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वहां की किसी देश की पॉलिटिक्स में भविष्य में कुछ संभावनाएं बनती हैं, उनको वो प्रमोट करना चाहते हैं, उनको भी बुला रहे हैं। तो ट्रंप भी बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रेगमेटिक तरीके से पॉलिटिक्स प्ले करना चाहते हैं। ठीक अब सर। देखिए, हाँ जी जी मैं क्योंकि एक सवाल सवाल मेरे जहन में आ रहा था। मुझे 2019 याद आ रहा था सर। जब हमने नमस्ते ट्रंप होते हुए देखा, हमने हाउ डिडी मोदी हुए होते हुए देखा, हमने ये भी देखा कि अब की बार अमेरिका में मोदी, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार। इतना क्या कुछ बदल गया पिछले 5 सालों में कि हमारे विदेश मंत्री वहां पर जा रहे हैं। अडानी को लेकर चर्चा है कि वो और उनकी वाइफ जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री को हमारे न्योता नहीं दिया गया है। ये मेरी समझ से चीजें परे हैं। देखिए राजेश जी, इसमें एक कारण तो ये लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री
संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के टाइम गए थे, जी, क्वेड की मीटिंग हुई, बाइडेन के साथ बातचीत की। उससे पहले ट्रंप ये कह चुके थे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और फिर हमारे प्रधानमंत्री ने जाके न तो उनसे बात की, और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं प्रधानमंत्री का ट्रंप से मिलने। शायद हम ये हमारे जो यहाँ पे इंडियन लीडर्स का एंटिसिपेशन ये था कि कमला हैरिस जीतेगी, जो कि पूरी ओके, दुनिया में यही मान के चल रहे थे कि ट्रंप पे क्रिमिनल केस भी है, सिविल केस भी है, वो कैसे जीतेगा, शायद नहीं जीते। तो वो एक तो कैलकुलेशन रहा। दूसरा यह है कि ट्रंप ये जानता है कि भारत को मुझे चीन के अगेंस्ट में एक जूनियर पार्टनर के रूप में रखना है, और अगर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा तो मेरे पे बहुत से दबाव बढ़ जाएंगे कि मैं भारत को बहुत ज्यादा सुविधाएं दूं, और भारत ग्लोबल लेवल पे जिस तरह राइज होना चाहता है उसको मैं प्रमोट करूं। वो जी, ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ट्रंप चाहेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में, रीजनल एरिया में भारत लीडर रहे, और चाइना के साथ भारत के ज्यादा अच्छे रिश्ते, चाइना को कंटेन करने में मदद करे। जी। तो इन दोनों दोनों ही कारणों से शायद नहीं बुलाया हो। तो अब आगे क्या रिश्ते होंगे भारत और अमेरिका के बीच में, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोर्डियल होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा, लेकिन एक नॉर्मल रिलेशन चलते रहेंगे, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जी, वो पार्टनरशिप चलती रहेगी। जी राजेश जी। जी सर, एक सवाल मेरा और है, क्योंकि अब कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहली जो यात्रा है वो चीन की कर सकते हैं पहले 100 दिन के अंदर। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? वॉल स्ट्रीट की एक खबर आई है कि 100 दिन के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि वो बीजिंग जाएंगे, मुलाकात शी जिनपिंग के साथ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी अब तक हम देख रहे थे चुनाव प्रचार में लगातार चीन को धमका रहे थे, पाबंदियां लगाने की हिमायत कर वो कर रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक बदले से डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं सर। देखिए, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। जी, पिछली बार ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, और प्रेसिडेंट बनने के बाद में जो ओबामा के साथ डिनर हुआ, तो उन्होंने ओबामा से पूछा कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन से है, तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया का नाम लिया। तो सबसे पहले नॉर्थ कोरिया वाले की तरफ दोस्ती का हाथ ट्रंप ने बढ़ाया, बहुत नजदीक पहुंचे। तो जी, ट्रंप राइवल को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। एक तो यह है कि राइवल को साथ लेंगे तो उससे रिश्ता ठीक होगा, अमेरिका का इंटरेस्ट प्रमोट होगा। दूसरा, ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका की अभी तक की जो पॉलिसी रही वो अच्छी नहीं रही, और जो रशिया और चाइना एक तरह से नेचुरल दुश्मन है, ये कहा जी, है, जो नेचुरल नेचुरल एनिमी है, उनको अमेरिका ने दोस्त बना दिया, अमेरिका ने उनको अलाई बना दिया। तो अमेरिका की पॉलिसी ठीक नहीं रही। तो एक दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि रशिया और चाइना को थोड़ा डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें। तीसरा कारण एक और हो सकता है, क्योंकि एलोन मस्क है वो बहुत प्रभावशाली हैं, जी, और चीन में एलोन मस्क का बिजनेस भी है, और अभी भी उनकी कंसर्न वहां डेवलप हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अमेरिकन कॉरपोरेट हाउसेज ये चाहेंगे कि चाइना के साथ हमारा बिजनेस चलता रहे। और एक चौथा कारण यह है कि जितने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं वो जी, सस्ते में कोई दे सकता है तो चीन दे सकता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में पूरी दुनिया का चीन पे डिपेंडेंस है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका का कंज्यूमर है उसको परेशानी हो, उसको हार्डशिप हो, क्योंकि ये भी वो जानते हैं कि अगर ड्यूटी ज्यादा लगाएंगे तो अमेरिकन कंज्यूमर ज्यादा अफेक्ट होगा। उसका ओके, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव अमेरिका इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं, नहीं कर सकता। तो उनका ये कहना है कि अभी तक अमेरिका में जो पॉलिसी रही उसमें अमेरिका से इंडस्ट्री बिल्कुल बाहर चली गई, और बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। तो वापस मैन्युफैक्चरिंग पे लाने के लिए टाइम लगेगा, इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए चाइना से कन्फ्रंटेशन है वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। देखिए, कुछ सालों पहले अमेरिका ऑटोमोबाइल में वन फर्स्ट और सेकंड होता था, अब बहुत जी, नीचे आ गया है। तो ट्रंप ने ये कहा है कि हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर बाहर जाके ऑटोमोबाइल की व्हीकल बनाते हैं,
फिर वहां टैक्स पे करते हैं और बढ़ी हुई रेट में यहाँ अमेरिकन कंज्यूमर से इंपोर्ट करके और यहाँ अमेरिका में बेचते हैं, तो इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। जी, तो इस आधार ये बहुत से कारण हैं, क्योंकि स्वयं का व्यक्तित्व यह है कि जो एडवर्सरी है उसको उसको साथ लेके चलो, जी, दोस्त है उसको भी साथ लेगो। लेकिन अगर दोस्त हैं वो ज्यादा दबाव बनाते हैं, लाइबिलिटी बनती है, तो उनको थोड़ा दूर भी रखो। तो ओके। इनकी जो स्टाइल है, शैली है, वो एक अलग तरीके की शैली है। जी राजेश। जी, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था कि अगर अमेरिका और चाइना के संबंध बेशक आर्थिक संबंध अच्छे होते हैं और मजबूत होते हैं और जो अमेरिका के हित में भी है, तो इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा सर? क्योंकि एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एलएसी पर सैन्य तैयारियाँ दोनों तरफ से हो रही हैं और जिस प्रकार से चीन बांग्लादेश के ज़रिए, नेपाल के ज़रिए, पाकिस्तान के ज़रिए या मालदीव के ज़रिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी भारत के लिए एक चुनौती नहीं होगा? क्योंकि भारत अभी तक अमेरिका की तरफ एक उम्मीद की आँख तो थी भारत की। देखिए, अमेरिका ये चाहता था कि भारत चीन को कंटेन करने में अमेरिका के साथ हो, ओके, अमेरिका का अलाई नहीं, अमेरिका से अलाइन हो जाए, और जी, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे और अब एक डिहाइपेनेटेड पॉलिसी के नाम से क्वेड में भी साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज के लिए भारत तैयार नहीं हुआ, और क्वेड को भारत आर्थिक और तकनीकी ट्रांसफॉर्मेशन का साधन बनाना चाहा, जो मिलिट्री अलायंस के रूप में डेवलप होने में मदद नहीं की। नेटो में भारत दूर रहना चाहता है, क्योंकि जी, ऑस्ट्रेलिया, जापान एशियन नेटो की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत नहीं कर रहा है। तो इस रूप में भारत अमेरिका के लिए उतना विश्वसनीय नहीं है। लेकिन ओके, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि चाइना फ्यूचर में बहुत बड़ा अमेरिका के लिए सैनिक और राजनीतिक और सामरिक चुनौती हो सकता है। जी, इसलिए भारत को साथ रखना जरूरी है। भारत और अमेरिका की पॉलिसी भी है, जो वाशिंगटन का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है 18 पेज का, 2022 का है प्रोबेबली। उसमें यह कहा है कि भारत की को रीजनल लीडरशिप को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि भारत को वो वैश्विक लीडर नहीं बनने देना चाहते, रीजनल लीडर के रूप में चाहते हैं। और भारत की चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका की विश्वसनीयता, जब भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, जी। डीहाइपेनेटेड पॉलिसी की बात करता है, तो अमेरिका को लगता है कि ये उतना यूजफुल हमारे लिए नहीं हो सकता, उतना मददगार नहीं हो सकता। जी राजेश जी। ठीक सर। बस 2 सवाल मेरे और हैं क्योंकि मैंने लंबा वक़्त आपसे ले लिया है। एक सवाल तो मेरा बांग्लादेश को लेकर है क्योंकि मोहम्मद यूनिस उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने मुखर होकर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की थी। और अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका के ही डीप स्टेट के कारण वो बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं और डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट के खिलाफ भी एक्शन की बात कर चुके हैं। तो क्या हम कुछ परिवर्तन देख सकते हैं बांग्लादेश में आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इमीडिएट बांग्लादेश ट्रंप की प्रायोरिटी नहीं होगी। जी, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अभी शपथ ग्रहण करते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करेंगे, तो उसमें बांग्लादेश को लेके मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई ऑर्डर होगा। डीप स्टेट की जहां तक बात कर रहे हैं, तो डीप स्टेट अमेरिका में बहुत कंट्रोवर्शियल है। जी, और आज आज से नहीं है। देखिए, जब आइजनहावर प्रेसिडेंट थे, अपने विदाई भाषण में उन्होंने यहां तक कहा था कि अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, वो अमेरिका के प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। और ओके, अभी अभी बाइडेन ने भी ये कहा है कि अमेरिका में एक ओलिगार्की डेवलप हो रही है, और जो अल्ट्रा रिच हैं उनमें पावर का कंसेंट्रेशन हो रहा, तो ये डेमोक्रेसी के अमेरिका में डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। फिर जो डीप स्टेट के पार्ट हैं, नेशनल इंटेलिजेंस, एफबीआई, उनमें जो उन्होंने नॉमिनेट किए हैं ट्रंप ने, उसको लेके अमेरिका में कंप्लीटली पोलराइजेशन है। और केवल पोलराइजेशन नहीं, कैंपेन चल रहा है जी, उनके सीनेट में, उनके अप्रूवल के, जैसे तुलसी गेबार्ड और काश पटेल हैं, क्योंकि एक एफबीआई का है, एक नेशनल इंटेलिजेंस का है। और दोनों को लेके जिस तरह से कैंपेन चला है,
उससे ऐसा लगता है कि जो डीप स्टेट के दो मेन पार्ट हैं, उनको लेके अमेरिका में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो उस डिफरेंसेस को देख के ट्रम्प डीप स्टेट को किस तरह से ऑपरेट करेंगे। सामान्यतः यह होता है कि डीप स्टेट जो भी पावर में आता है उसके साथ हो लेता है, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट को लेके कहां तक कंप्रोमाइज करेंगे। और नए नॉमिनेशन आए हैं, वो दोनों ही नॉमिनी ऐसे हैं जो डीप स्टेट की और इन इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिनको उनको हेड बनाया जा रहा है उनकी आलोचना करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को प्रायोरिटी में लेके ट्रंप इस वक्त कुछ करेगा। चलिए थोड़ा इंतजार करेगा बांग्लादेश पर क्या होता है। लेकिन बस मेरा आखिरी सवाल है और वो थोड़ा ईरान को लेकर है। क्या ईरान में हम एक रिजीम चेंज देख सकते हैं? ईरान वर्सेस अमेरिका हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के रिश्ते रहे हैं उनमें तल्खी दिखती है। और जो डोनाल्ड ट्रंप पे हमले हुए उसका आरोप भी कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर लगा था। तो शॉर्ट में कैसे आप समझा पाएंगे क्या कुछ ईरान और अमेरिका के बीच होने वाला है अगले 4-5 साल में? देखिए, दो चीजों को लेकर ट्रंप बहुत ही क्लियर है। वो नहीं चाहेंगे कि ईरान किसी भी रूप में न्यूक्लियर पावर बने और उसको कंटेन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए ईरान पे अटैक करेंगे या इजराइल से अटैक करवाएंगे, उसकी संभावना मुझे नहीं लग रही है। वो किस तरह से सैबोटेज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे, अभी वो कह नहीं सकते। दूसरा है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के मामले में वो थोड़े टफ रहेंगे और उसको किस तरह से कंटेन करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये ग्लोबल चैलेंज से ज्यादा अभी इमीडिएट जो चुनौती होगी वो उनको डोमेस्टिक लेवल पे होगी। उन्होंने दो फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश की है। एक तरफ तो जो अल्ट्रा रिच हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो ओरिजिनल अमेरिकन मानते हैं, व्हाइट जो सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड रखते हैं, तो उन दोनों को किस तरह से संतुलित करेंगे। मेरे ख्याल से वो संतुलित इस तरह से करना चाहते हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको हम डिपोर्ट कर दें। और कई ये कहा है कि अलग अलग स्टेट्स में जहां फैक्ट्रियां हैं, माइग्रेंट्स काम कर रहे हैं, वहां हम रेड मारेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और निकालेंगे। तो उससे वहां अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी कन्फ्रंटेशन आएगा। और उस कन्फ्रंटेशन के अलावा जो उनका प्रोजेक्ट 2025 है हेरिटेज फाउंडेशन का, और उसमें पूरा जो प्लान बताया गया है पहले से कि अगर रिपब्लिकन पार्टी आती है तो किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो उसका दबाव भी उस पर बनेगा। तो एक ला रूचे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अभी एक व्हाइट पेपर इश्यू किया है और उसमें ये कहा है कि द लायर्स ब्यूरो, कि ये झूठों का ब्यूरो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह हैं। तो अभी जो गेबार्ड और काज पटेल हैं, उनके समर्थन में उन्होंने कैंपेन चला रखा है कि जहां जहां भी अमेरिका के नागरिक हैं वो अपने एरिया में सीनेटर्स से कांटेक्ट करें, उनको जाके रिप्रेजेंटेशन दें कि तुलसी गेबार्ड और जो अपना काज पटेल है उन दोनों को समर्थन किया जाए, उनका कंफर्मेशन होना चाहिए। एक और ट्रंप के साथ प्रॉब्लम होगी, डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ सीमा तक यूनाइटेड है, सॉलिडेरिटी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में अभी भी ट्रंप का कुछ सीमा तक, बहुत ज्यादा नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर तो साथ है, लेकिन कुछ सीमा तक स्वयं की पार्टी में विरोध है। तो ऐसी स्थिति में अभी मुझे लगता है कि वो डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उसको बैलेंस करेंगे, उसको सेटल करेंगे, और अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे सर्व हो दुनिया में उसको ज्यादा परस्यू करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से ईरान को न्यूक्लियराइजेशन से प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी उनके एजेंडा में होगा, लेकिन तत्काल वो इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे, मुझे लगता है। पहले खुद को वो अमेरिका में मजबूत करेंगे और अमेरिका फर्स्ट की कोशिश वो करेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं, क्योंकि वक्त बहुत लंबा मैंने आपसे ले लिया और अब चंद घंटे बचे हैं जब निजाम अमेरिका का चेंज होने वाला है। क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय दिया, इतनी बारीकी से तमाम चीजों को समझाया। थैंक यू सर। जय हिंद करोड़ी सिंह जी, शुक्रिया सर।
जय हिंद राजेश जी।